नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन की शुरुआत की थी, आज ये उसकी दूसरी वीडियो है। आप लोगों ने पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ये नौबत क्या था? शिवाजी, महाराज शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग शिवनेर के किले में हुआ। शिवनेर के किले में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेर के दुर्ग के कारण ही इनका नाम शिवाजी पड़ा। शाहजी और जीजाबाई की संतान शिवाजी, जो छत्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जो संरक्षक और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो इनके दादा कोणदेव थे, दादाजी कोणदेव कोणदेव और इनके जो धार्मिक गुरु थे वो थे समर्थ गुरु रामदास। कौन थे भाई? रामदास जी, समर्थ गुरु रामदास। यानी इनके धार्मिक कार्यों पर गुरु रामदास का और इनके राजनीतिक उस पर दादा कोणदेव की छाप थी। और भाई 16 साल की अवस्था में, यानी 16 साल कब होंगे? 1646 में इन्होंने पहला किला तोरण जीता। ठीक है। 1659 में इन्होंने अफजल खां, तोरण किला किससे जीता था इन्होंने? बीजापुर के अधीन था तोरण किला। आदिल शाह से इन्होंने तोरण किला जीता और उसके बाद इन्होंने कोणना जीता। तो इनकी प्रसिद्धि को कम करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को इनके पास भेजा, जिन्होंने इन्हें अपने शिविर में बुलाकर उनकी हत्या करने की एक योजना बनाई। लेकिन शिवाजी ने इनकी हत्या कर दी। 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी। एक बग नामक हत्या, क्या था वो? नग नामक हथियार जो हाथ में पहना जाता था, उससे उसकी अतड़ियां पाड़ दी थी। किसकी? अफजल खां की। ठीक है भाई। 1664 में इन्होंने पहली बार सूरत को लूटा। सूरत की लूट पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में हुई। 1670 में हुई। उसके बाद इन्होंने 1 जून 1665 को पुरंदर की संधि किसके बीच हुई भाई? ये राजा जयसिंह और वीर शिवाजी के बीच। ठीक है। 1674 में 6 जून 1674 को इनका पहला राज्याभिषेक हुआ पंडित गंग भट्ट, जो कि कहां के थे? वाराणसी या काशी के पंडित थे। काशी से क्यों पंडित को बुलाया गया था? क्योंकि मुगल सैनिकों ने वहां पर घोषणा कर दी थी कि जो भी पंडित वीर शिवाजी का राज्याभिषेक कराएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक, उसके परिवार सहित हत्या कर दी जाएगी। तो इसलिए पंडित गंग भट्ट को बुलाया गया था वाराणसी से। ठीक है। 6 जून के बाद 18 जून को इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। जीजाबाई के देहांत के कारण इन्हें लगा कि राज्याभिषेक सही ढंग से नहीं हुआ।
इसे उन्होंने अपशकुन माना। तो 4 अक्टूबर 1674 में दोबारा पंडित निश्चल गोस्वामी द्वारा इनका तांत्रिक विद्या द्वारा दोबारा राज्याभिषेक किया गया और इन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, पंडित और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1980 को हुई। कहा जाता है कि इन्हें विष दिया गया था। 3 अप्रैल 1980 को हुई। तो ये शिवाजी के वो पॉइंट थे जो पेपर में पूछे गए कि इनका जन्म किस किले में हुआ, किस में हुआ भाई, 19 फरवरी 1630 में हुआ। ठीक है, और इनकी माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी। ठीक है, और इनके दादा कोणदेव इनके संरक्षक थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनके संरक्षक का नाम क्या था, दादाजी कोणदेव। और इनके धार्मिक कार्यों पर किसकी छाप थी, समर्थ गुरु रामदास की। इन्होंने पहला किला कितनी आयु में जीता या कौन सा जीता, तो वो किला था भाई तोरण किला, जो बीजापुर के आदिल साहब का था। इन्होंने अफजल खां की हत्या कब की, 1659 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1664 में सूरत की पहली लूट और 1670 में दूसरी लूट की। और भाई उसके बाद 1 जून 1665 को पुरंदर की संधि राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। एक बात हुई कि पुरंदर की दूसरी संधि कब हुई थी, 11 मार्च 1776 में। नाना फडणवीस और किसके बीच हुई थी भाई, 11 मार्च 1776 को नाना फडणवीस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरी पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है भाई, और 3 अप्रैल 1980 को इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने जो लास्ट का अभियान किया था वो कर्नाटक में किया था। ठीक है, ये तो हो गया शिवाजी का जन्म परिचय। अब देखो उनके प्रशासन, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान थे। जैसे अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे भाई, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में थे। अष्टप्रधान में पहला था भाई पेशवा, या जिसे क्या कहा जाता था, पंत प्रधान। और ये आज के प्रधानमंत्री के समान था, प्रधानमंत्री। ठीक है, और पहले जो वो थे वो मोरोपंत क्या थे भाई, पहले पेशवा थे मोरोपंत मोरोपंत त्रियंबक। जो दूसरे थे वो थे अमात्य या मजूमदार। भाई जो आज के वित्त मंत्री के समान थे। और ये कौन थे भाई, पहले शिवाजी के उसमें कौन थे, रामचंद्र पंत पहले अमात्य थे। तीसरा वो था सुरनवीश जिसे सचिव, ये सचिव के समान था, सुरनवीश सचिव के समान था। और पहले सुरनवीश जो थे वो अन्नाजी दात्रो थे। चौथा था वाक्यानवीश क्या था भाई, दैनिक कार्य आंतरिक सुरक्षा
और जासूसी। किसका काम था भाई? ये वाकिया नवीश का। ठीक है। पांचवे कौन थे? पांचवे थे सरनोबत। सरनोबत को क्या कहा जाता था? सेनापति। ठीक है। सरनोबत क्या था भाई? सेनापति। और पहले सरनोबत थे नेताजी पालेकर। ठीक है। और जो सबसे फेमस सेनापति थे शिवाजी के, वो थे हम्बीर राव मोहिते। हम्बीर राव मोहिते। नेताजी पालेकर पहले थे सरनोबत, और जो सबसे फेमस थे वो हम्बीर राव मोहिते थे। हम्बीर राव मोहिते। छठे क्या थे? सुमंत, या इन्हें क्या बोला जाता था? दबीर। सुमंत या दबीर कौन थे? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री। और ये कौन थे? पहले रामचंद्र, वो रामचंद्र पंत थे भाई। और ये रामचंद्र, इनका नाम था रामचंद्र तयंबक। रामचंद्र तयंबक। छह। और सातवें थे भाई न्यायाधीश। न्यायाधीश। और न्यायाधीश कौन था? पहला न्यायाधीश कौन बना था भाई? नीरजी राव जी। नीरजी राव जी। और आठवें थे भाई, आठवें को थे भाई पंडित राव। आठवां पद किसका था? जो धार्मिक मामलों का था, पंडित राव। पंडित राव जो थे भाई, पहले वो बने थे रघुनाथ पंडित। पंडित, पहले पंडित राव थे। अब एक चीज, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर जो बाकी छह थे, उन्हें सैन्य कार्य में भाग लेना अनिवार्य था। सैन्य कार्यों में भाग लेने इनका अनिवार्य था। तो अष्टप्रधान मैंने आपको बताया, पहला पेशवा या पंत प्रधान था। जो पहला कौन था भाई? मोरोपंत त्र्यंबक। दूसरा था अमात्य या मजूमदार, जो वित्त मंत्री के समान था। और पहले कौन थे? रामचंद्र पंत। सूरनवीस या सचिव जो थे, वो सचिव का पद देखते थे, यानी उसके जो पत्र व्यवहार था वो करते थे, वो थे अन्नाजी दात्रो। वाक्यान्विश जो दैनिक कार्य और आंतरिक सुरक्षा और जासूसी से संबंधित था। पांचवा था सरनोबत, जो सेनापति था, सेना का जो चीफ इन कमांडर था वो सरे नौबत था। और ये पहले थे नेताजी पालेकर। और जो फेमस शिवाजी के तरफ जो फेमस सेनापति थे वो हम्बीराव मोहिते थे। छठा था सुमंत या दबीर, जो विदेश मंत्री के समान था। और ये रामचंद्र तयंबक थे पहले। न्यायाधीश जो न्याय के लिए जो दैनिक न्याय थे उन्हें देखते थे, उसके लिए न्यायाधीश रखा गए थे नीराजी राव जी। और जो पंडित राव थे, वो पहले पंडित राव कौन थे? जो धार्मिक कार्यों, धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, वो थे पंडित राव जी। इन दो को छोड़कर बाकी सभी उनकी सैन्य पद्धति का हिस्सा थे। तो देखो, अब शिवाजी का प्रशासन मैंने आपको शॉर्ट में बताने की पूरी कोशिश करी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब देखो, शिवाजी का जो प्रशासन था वो सरे नौबत था। ठीक है। और वो किसा अधिकारी था? पैदल सेना अधिकारी था। और ये 7,000 सेना का कमांडर था। अब जो सेना थी उसे भी देख लो, ये क्या कहलाती थी? पागा। पागा थी उसकी पैदल सेना। पैदल सेना। और इसमें सबसे छोटी इकाई नौसेना, नौ सैनिकों से बनती थी। नौ सैनिकों की एक टुकड़ी, जिसका चीफ नायक कहलाता था। ठीक है। नायक के बाद हवलदार। ठीक है। हवलदार के बाद जमूलदार, इस तरह वो थी। फिर थे अश्वरोही सेना। अश्वरोही सेना यानी सिल्लेदार। सिल्लेदार, सॉरी, अश्वरोही सेना। ये तो थी पैदल सेना। एक थी अश्वरोही सेना। और अश्वरोही सेना भी दो प्रकार की थी, एक तो थी बर्गी और दूसरी कहलाती थी सिल्लेदार। सिल्लेदार। अब जो बर्गी थी वो अस्थाई सेना थी, और सिल्लेदार जो थी वो अस्थाई सेना थी।
अस्थायी से मतलब क्या था कि जो सिलेदार थे वो किराए के तरह सैनिकों की तरह काम करते थे, वो अपने घोड़े और अपने अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था खुद करते थे। उन्हें और जो बर्गी थे वो अस्थायी सैनिक थे और इनके घोड़े, इनके अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था शिवाजी की प्रशासन द्वारा की जाती थी। और अश्वरोही सेना में सबसे छोटा जो टुकड़ी होती थी उसमें 25 अश्वसैनिक 25 अश्वसैनिक होते थे। कितने सैनिक होते थे भाई? 25। तो पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होने के बाद इसका आंसर आया पैदल सेना अधिकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित कथनों में कथन सत्य कथन का चयन कीजिए। जातक कथा ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं, बिल्कुल सही है भाई। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पाव पाली भाषा का एक ग्रंथ है, यानी इसका उत्तर तो हो गया भाई 1 और 2। ठीक है, और अपनी आदत के अनुसार हम इसका भी हर एंगल से जांच करने की कोशिश करेंगे। जात बुद्ध बुद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक एक 3 ग्रंथों का एक त्रिपिटक है, 3 ग्रंथों का एक रचना है। इसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक और तीसरा है भाई अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। एक मिनट भाई, आंख में कुछ गिर गया। देखो भाई, विनय पिटक किस के जो वो थे संग्रहकर्ता, वो आनंद थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के 2 प्रसिद्ध जो वो थे उनके अनुनायी आनंद और उपाली। आनंद ने विनय पिटक की का संग्रह किया और सुत पिटक का किया भाई उपाली ने। ठीक है, और अभिधम पिटक की संग्रहकर्ता कौन थे? मोगली या राइटर कौन थे? मोगली पुत्र तीसरे। और मोगली पुत्र तीसरे हमने पढ़ा था किसमें भाई? तीसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे, जो अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीसरे। और एसएससी का फेवरेट है कि अगर उसने कई कई बार जो पूछा कि कौन सी, अगर बौद्ध संगति पर अध्यक्ष के रूप में क्वेश्चन आया तो मोगली पुत्र तीसरे उसका फेवरेट है। ठीक है भाई, अब देखो जो जातक कथाएं है ना वो सूत पिटक, सूत पिटक, सॉरी भाई यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने। जो विनय पिटक है वो उपाली का है और जो सूत पिटक है वो आनंद का है। इसके लिए भाई सॉरी। जो विनय पिटक है वो उपाली का और सूत पिटक आनंद। आनंद द्वारा रचित जो सूत पिटक है उसका एक पार्ट है खुद का निकाय, और इसी के 10वें भाग में जातक कथाओं का वर्णन है। ये लगभग 550 इनकी संख्या है। ठीक है, और जातक ग्रंथों में पूर्व की बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं, यानी बुद्ध जातक कथाओं के अनुसार महात्मा बुद्ध के उपदेशों को और उनकी शिक्षाओं को फैलाने का एक काम किया गया। ठीक है, उनकी कथाओं के अनुसार हम उन्होंने अपनी शिक्षाओं और उनको फैलाया। किन्होंने? बुद्धिस्ट ने, यानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्होंने इन जातक कथाओं के अनुसार अपनी शिक्षाओं और उनके ज्ञान को फैलाया। अब नागसेन कौन थे भाई? नागसेन एक मिलिंद पौ द्वारा रचित एक, ये भी क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने यूनानी राजा मिनांडर के साथ अपने वार्तालाप को इस पुस्तक में लिखा है। किस पुस्तक में भाई? मिलिंद पौ पुस्तक में। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, 1 और 2 दोनों।
सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? देखो भाई, ये किस में खोजी गई? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर। और घग्गर को ही क्या माना जाता है? प्राचीन सरस्वती नदी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है भाई काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और यहीं से क्या मिला है भाई? अग्नि पूजा। सुरकोटड़ा हमने पढ़ा था कहाँ? गुजरात में। सुरकोटड़ा कहाँ होता है भाई? गुजरात में। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में। और यहाँ अश्व के अस्थि मिले। आलमगीरपुर हमारे यूपी के मेरठ जिले में स्थित। मेरठ जिले में कौन सी नदी भाई? मेरठ जिले की स्थित है हिंडन नदी। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है भाई? यमुना की। और ये सबसे पूर्वी है। सबसे पूर्वी किसका? अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति का सबसे पूर्वी बिंदु देखें तो वो आलमगीरपुर है। ठीक है भाई। और जो चंदूड़ो है ये कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान में। और यहां से हमें झाकर झाकरी व्यवस्था मिलती है। कहां से भाई? चंदूड़ो से। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान में। और हमें अग्नि पूजा कहाँ मिली थी? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध राज शासन प्राप्त करने की कथा की गई थी? बताओ भाई, मैं पानी पी लूं एक मिनट। एक मिनट भाई। हाँ भाई। हाँ भाई बताओ। मैं क्लास रिकॉर्ड कराना गया। 2 बजे। बता। ना। किसे? हाँ कल को बुला ले। किस? 12-1 बजे बुला ले। हाँ जी। कहाँ? ठीक है। ठीक है। देखो भाई, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज शासन प्राप्त करने की कथा की गई है? देखो भाई, इसके चंद्रगुप्त मौर्य जो किसके पुत्र थे भाई? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के पुत्र थे। और जिनके पास विक्रमादित्य विक्रमादित्य की प्रथम उपाधि थे इनके दर सॉरी 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 भाई, मैंने गुप्तकालीन बता दिया। निम्नलिखित में किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज शासन? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा भाई, चंद्रगुप्त द्वारा होगा। चंद्रगुप्त द्वारा मगध का राज शासन प्राप्त करने की कथा की गई है। तो इसमें किसकी की है? ये मौर्य नहीं है भाई, इसमें चंद्रगुप्त द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने की। अच्छा अच्छा, इसमें तो मौर्य ही है भाई। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा प्राप्त की गई। देखो, मैंने आपको बताया था 4 वंश थे। हर्यक वंश, मगध की गद्दी पे बैठने वाले 4 वंश थे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और चौथे पाए थे मौर्य। ठीक है। तो इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठे। ठीक है। और इनकी मदद किसने की थी? चाणक्य। इनके जो गुरु थे वो थे चाणक्य। और चाणक्य की फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है भाई इनकी? चाणक्य की फेमस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र एक राजनीतिक राजनीतिक
राजनीतिक उपन्यास, राजनीतिक बुक है, किताब है। ठीक है। अब चाणक्य की एक शिष्य हुए मुद्रा राक्षस, ये चाणक्य को अपना गुरु मानते थे। ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई। अब मुद्रा राक्षस में पहला जासूसी उपन्यास था, पहला जासूसी उपन्यास था मुद्रा राक्षस, जो किसके द्वारा लिखी गया था? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने दो पुस्तकें और लिखी, एक तो राघवा नंदम और दूसरी लिखी देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है। देवी चंद्रगुप्त जो पुस्तक है इसकी, उसमें इसने देवी चंद्रगुप्तम में इसने चंद्रगुप्त और देवी, और इसका पूरा नाम क्या था भाई? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी, ध्रुव देवी जो किसकी पत्नी थी भाई? ध्रुव देवी जो किसकी पत्नी थी? वो थी रामगुप्त की, रामगुप्त की पत्नी थी। एक मिनट भाई, फोन आ रहा है एक। फोन है, सुनिए। हेलो। ध्रुव देवी जो ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी थी। रामगुप्त जो था चंद्रगुप्त का बड़ा भाई और समुद्रगुप्त का बेटा था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा, लेकिन ये बहुत ही कायर और दुर्बल शासक था। क्या था भाई? एक कायर और दुर्बल शासक था। इसने एक शक शासक से हार के बाद ध्रुव देवी को उसे सौंपने की तैयारी की। जब यह बात चंद्रगुप्त को पता लगी तो वो उसने क्या किया? उसने ध्रुव देवी के कपड़े पहने और उस शक शासक, कौन सा था वो? शक शासक की उसमें खेमे में चला गया और वहां जाकर उसने उस शासक की हत्या की और आने के बाद अपने भाई रामगुप्त की हत्या की, क्योंकि उसने परिवार और एक महान शासक पर कलंक लगाया था। एक गुप्त साम्राज्य, एक महान साम्राज्य था, उस पर कलंक लगाया था। और उसके बाद उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी की। इस सब का वर्णन उसने किसने किया? अपनी पुस्तक देवी चंद्रगुप्त में विशाख दत्त ने किया। और चंद्रगुप्त की बेटी का नाम था प्रभावती, जिसकी शादी इसने वाकटक वंशीय रुद्रदामन के साथ की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई। चंद्रवती की बेटी प्रभावती की शादी किसके साथ हुई थी? वाकटक वंशीय शासक रुद्रदामन के साथ। ठीक है। ये हो गया भाई इसका, और इसका आंसर हो गया भाई मुद्रा राक्षस। ठीक है। इसमें जो गाथा सप्तमी है वो किसके द्वारा रचित है? ये सातवाहन शासक हाल के द्वारा। और व्रत कथा किसके द्वारा रचित है भाई? क्षेमेंद्र। ये क्षेमेंद्र द्वारा रचित है। और वासुदत्ता सुबंतु, यानी वासुदत्ता के राइटर कौन है? सुबंतु। व्रत कथा के राइटर कौन है? क्षेमेंद्र। और गाथा सप्तशती, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है भाई। ठीक है। गाथा सप्तशती जो है वो सातवाहन शासक हाल के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो गया भाई मुद्रा राक्षस। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था।
सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 में हुआ। 23 जनवरी 1897 में, ठीक है। और 23 जनवरी को ही मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? कटक। कटक उस समय क्या था? बंगाल के अधीन था, ठीक है। कटक और काय के लिए फेमस है? कटक एक तो कटक में केचुआ नहीं, एक तो कटक में भाई चावल अनुसंधान है, और एक इनका जन्म हुआ, और एक कछुआ अनुसंधान। तीन प्रकार के कछुए होते हैं और तीनों के तीनों प्रकार के कछुए उड़ीसा में कटक में पाए जाते हैं, ठीक है। कछुआ अनुसंधान, चावल अनुसंधान और सुभाष चंद्र बोस के जन्म के लिए कटक फेमस है। और कटक कहाँ है भाई? उड़ीसा में, ठीक है भाई। और इनकी मृत्यु हुई थी भाई 18 अगस्त 1945, जो कि विवादित है। 18 अगस्त 1945 जो कि विवादित है। परिवार या और पूरे किसी भी भारतीय ने इस तारीख पे कभी भी यकीन नहीं किया। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में और बताएं तो इन्होंने पहली बार 1938 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष चुना जीते 1938 में। दूसरी बार जब, और कहां के लिए? हरिपुरा अधिवेशन। 1939 में जब दूसरी बार भी ये त्रिपुरी अधिवेशन के लिए चुने गए, 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे हरिपुरा के लिए, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए जब इनका चुनाव हुआ तो इन्होंने किसे हराया? इन्होंने हराया सीतारामैया, पटाभी सीतारमैया। और पटामी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी। तो जब पटामी सीतारमैया हार गए तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये पटामी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। किसकी हार है भाई? मेरी व्यक्तिगत हार है। तो इससे दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन महात्मा गांधी ये इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि 1929 में महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के लिए तो हम दोनों बराबर थे, लेकिन उन्होंने पटामी सीतारमैया की व्यक्तिगत हार कहा, तो मैं ऐसे कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो पटामी सीतारमैया की हार को किसने अपनी हार बताया था? महात्मा गांधी ने। अब इन्हें राष्ट्रनायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता किसने कहा था भाई? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीयता की ज्वलंत तलवार कहा था। क्या कहा था भाई? ज्वलंत की तलवार। सुभाष चंद्र बोस मस्कोटा नामक इटली पासपोर्ट पे भाई अफगानिस्तान से रूस गए थे। अफगानिस्तान से रूस गए थे। किस नाम से गए थे भाई? मस्कोटा नामक इटली पासपोर्ट पे अफगानिस्तान से रूस गए थे। तो भाई इसका आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। दीवाने मुस्तक राज किससे संबंधित है?
दीवाने मुस्तकराज जो था भाई खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिनका बचपन का नाम अली और गुरसफ था, और इन्होंने सिकंदरे सानी की उपाधि धारण की। इनका बचपन का नाम अली और गुरसफ, और सिकंदरे सानी यानी सिकंदर के समान कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। इसने उपाधि ली सिकंदरे सानी की, ठीक है। और इसने अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी वंश कब से कब तक है भाई? 1290 से 1320 तक, ठीक है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा, ठीक है। और उसके बाद मलिक छज्जू जो कड़ा और मणिकपुर का कड़ा का गवर्नर था, गवर्नर ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अली यानी अलाउद्दीन को भेजा गया, जिसने मलिक छज्जू की हत्या कर दी और विद्रोह को दबा दिया। इससे खुश होकर इसे कड़ा और मणिकपुर का गवर्नर घोषित किया। उसके बाद इसने अब गले मिलते हुए अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जो इसे पुत्र के समान मानता था और ये इसका भतीजा और दामाद दोनों था, तो इसने अपने ससुर जलालुद्दीन और अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या अपने दो सैनिक उसकी हत्या मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन रुद के द्वारा की हुद है भाई, इख्तियारुद्दीन खुद के द्वारा की गई। यानी जलालुद्दीन खिलजी जब किससे अपने भतीजे और दामाद के गले मिल रहा था, तभी उसकी हत्या मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद नामक दो सैनिकों द्वारा की गई। उसके बाद, और ये कब की गई थी भाई? 22 अक्टूबर 1296 में, और उसी दिन ये बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में इसने राज्याभिषेक कराया। इसके द्वारा जो निर्मित फेमस है वो है अलाई दरवाजा। अलाई, भाई से साफ कर दो इधर। इसने क्या किया भाई? अलाई दरवाजे का निर्माण, जिसे क्या कहा गया भाई? कुश्क ए शिकार, ठीक है। दूसरा, इसने सिरी का किला और 1000 खंबा महल या 1000 खंबा महल बनवाया, और दीवाने मुस्तकराज के साथ साथ इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला भी कौन था भाई? दीवाने मुस्तकराज, ये अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने मुस्तकराज किससे संबंधित था भाई? ये भू राजस्व विभाग था।
क्या था भाई? दीवाने मुस्तक राज भू राजस्व विभाग था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी तक का। अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया, जिसका दूसरा नाम कुश्क ए शिकार है। अभी उसने यूपीपीसीएस में पूछा था कि कुश्क ए शिकार किसके द्वारा निर्मित है, तो हम वहां क्या हो गए थे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि कुछ के शिकार पढ़ा ही नहीं, उसका नाम क्या पढ़ा उन्होंने? अलाई दरवाजा। और श्री का किला और हजार खंबा, इसे ही हजार स्तूनी महल भी कहा जाता है। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो इसका आंसर हो गया भाई भू राजस्व व्यवस्था। अब बताओ, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो ये टोडरमल, अभी एक क्वेश्चन पूछा था पेपर में कि टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में थे? तो ये किसके थे भाई? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के दरबार में थे। और टोडरमल ने एक जब्ती व्यवस्था शुरू की, जिसे 1580 में किसमें परिवर्तित कर दिया? दहसाला। दहसाला पद्धति भी किसकी थी भाई? टोडरमल की। और किसके दरबार में शुरू हुई थी? अकबर के। ठीक है भाई। तो इसकी भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? जब्ती प्रणाली। और इसे क्या कहा गया आगे चल के? दहसाला। अकबर कब गद्दी पे बैठा था भाई? अकबर 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद वीर विक्रमादित्य राजा हेमू को, जो अंतिम हिंदू शासक था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? हेमू। और हेमू 14वां विक्रमादित्य था। 14वां विक्रमादित्य। पहला विक्रमादित्य कौन था भाई? पहला विक्रमादित्य था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरक्षा कपाट किससे संबंधित है? सुरक्षा कपाट जो संबंधित है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? लालाजी लाजपत राय ने। लालाजी लाजपत राय की ने अपने 1916 में यंग इंडिया, उनकी पुस्तक का नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया में एक थ्योरी दी, जिसे क्या कहा गया? सुरक्षा कपाट सिद्धांत। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जो कांग्रेस है ना, इसकी स्थापना एक सुरक्षा कपाट, या जैसे कुकर की सीटी होती है उस तरह किया, कि जब कुकर में अंदर पूरा प्रेशर बन जाए तो एक सीटी उसे बाहर निकाल दे। जैसे पृथ्वी के अंदर जब ज्वाला ज्यादा इकट्ठा हो जा, तो ज्वालामुखी के द्वारा वो बाहर आ जा। तो लोगों का गुब्बार, जो गुब्बार मतलब जो आक्रोश लोगों के अंदर था, उसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना की। और ये किसने लिखा था? 1916 के यंग इंडिया में। और यंग इंडिया ये तो थी उनकी पुस्तक। और इस पत्रिका किसकी थी? यंग इंडिया महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर का नाम भी यंग इंडिया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी भाई? इसकी स्थापना की थी 12 जनवरी 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे भाई? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और ये दक्षिण अफ्रीका में इनका केस लड़ने भी गए थे। जब महात्मा गांधी वहां अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे, तब उनका केस लड़ने के लिए कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी किसका केस लड़ने गए थे? सेठ अब्दुल्ला का। महात्मा गांधी किसका केस लड़ने गए थे? साउथ अफ्रीका, सेठ अब्दुल्ला का। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा था। रानाडे। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा। 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ऑल इंडिया सोसाइटी की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भाई? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। और
एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1885 में जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसमें केवल 72 लोगों ने ही क्यों भाग लिया था। तो 72 लोगों ने क्यों क्यों भाग लिया था, क्योंकि उस समय ऑल इंडिया एसोसिएशन या ऑल इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी कलकत्ता में। तो सभी लोग कहाँ गए हुए थे, इस अधिवेशन में गए हुए थे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एओ हयूम, जो इसके पहले सचिव भी थे, द्वारा की गई, और इसका प्रथम अधिवेशन भी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ। जो पहले काम होना था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, जो कि पहले पुणे में होना था। लेकिन पुणे में उस समय क्या फैला हुआ था भाई, प्लेग फैला हुआ था। ठीक है, और इसके पहली अध्यक्षता किसने की थी, सुरेंद्र नाथ, नहीं सॉरी, WC बनर्जी। इन्होंने बनर्जी को ही क्यों बनाया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, उसके इसकी पहुंच कम करने के लिए इन्होंने WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया। ठीक है, अब इन्होंने इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था भाई कोलकाता में, कलकत्ता में, और उसी टाइम इसका भी ऑल इंडिया एसोसिएशन का भी क्या होना था भाई, अधिवेशन होना था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, दादा भाई नेहरूजी को अध्यक्ष चुना गया, और उन्होंने ऑल इंडिया एसोसिएशन का विलय करा दिया, किसमें भाई, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी भाग लिया। दो टी पार्टी फेमस है, एक तो गार्डन टी पार्टी और एक बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी जो है वो अमेरिका के गृह युद्ध से संबंधित है। ठीक है, और जो गार्डन टी पार्टी है वो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन से संबंधित है, गार्डन टी पार्टी। और एक बोस्टन टी पार्टी। गार्डन टी पार्टी किसने दी थी, डफरिन ने कोलकाता में जब दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उन्होंने एक गार्डन टी पार्टी दी, जिसमें किसने भाग नहीं लिया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। यह क्वेश्चन पूछा गया भाई कि डफरिन द्वारा दी गई गार्डन टी पार्टी में किस भारतीय ने भाग नहीं लिया था। तो किसने भाग नहीं लिया था भाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया भाई किसके द्वारा, 1909 में मार्ली मिंटो द्वारा शुरू की गई। मार्ले जो उस समय भारत सचिव थे और मिंटो उस समय वायसराय थे। भारतीय वायसराय कौन थे, मिंटो, और भारत सचिव थे मार्ले। तो जब मार्ले ने ये प्रस्ताव रखा था तब मिंटो ने उन्हें लेटर लिखा था कि हम एक ऐसे हानिकारक या विनाशकारक बीजों को बो रहे हैं जिसका फल बहुत ही खतरनाक होगा, और उनकी बात ये सही साबित हुई, और यहीं से किसके, भारत विभाजन के बीज बोए गए, ठीक है भाई। अब 1919 का अधिवेशन को क्या कहते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। 1935 के अधिवेशन को अखिल भारतीय संघ, और इसका अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का जो प्रयास किया गया था वो किस में किया गया था, 1935 के अधिवेशन में। और इसके द्वारा क्या आया था, रोलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून या नो वकील नो दलील और नो अपील वाला कानून कहा जाता था। इसी के विरोध में भाई कि क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
गंगा व यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इनका उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती, जिसे नदीत्मा या माँ के समान सम्मान मिला है। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, गंगा और यमुना का जो ज्यादा विस्तार हुआ, यानी उनके महत्व में जो विस्तार हुआ, वो ऋग्वेद किसके बाद? वैदिक काल के बाद आना शुरू हुआ। ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी थी उसका नाम क्या था? सरस्वती, जो आज किस नाम से जानी जाती है? घग्गर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।